नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी की आज 18वीं वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है, ये बात जो हो रही है यहाँ पर स्पेशली ह्यूमन के बारे में हो रही है, यानी कि मानव के बारे में हो रही है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ह्यूमन ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो मिलकर के बना होता है। ऐसे ही डिस्कस करेंगे आज हम कि ह्यूमन के ब्लड में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रुप। ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है इसका मतलब है समूह। ये समूह किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर एक डिफरेंस को इंडिकेट करता है। डिफरेंस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो भी होगा उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर है ब्लड के ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का डिफरेंस है ये। जबकि अगर बात करते हैं कलर की, तो कलर तो सभी के सभी जो मानव होंगे उनका रेड होता है, जबकि जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं ये डिपेंड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन किए जाते हैं एक प्रोटीन के माध्यम से। और ये प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड में ही। ब्लड के भी किस पार्ट में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी के भी किस पार्ट में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पर जो ये हीमोग्लोबिन शब्द आया है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन शब्द के आसपास में आपको यहाँ पर ग्लोबिन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये क्या है? ग्लोबिन। और मैंने ग्लोबिन को आपको बताया था प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन। तो जो ये ग्लोबिन प्रोटीन है, दरअसल यही ग्लोबिन प्रोटीन है यहाँ पर, इसी को ही हम ग्लाइको प्रोटीन कह देते हैं। ग्लाइको शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मामला ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। और ग्लूकोज आप सभी के सभी जानते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वो पदार्थ होता है जिसको लेकर के हमारे शरीर को एनर्जी जो है मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो सिंपल बात ध्यान रखने की वो ये है कि हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एक प्रोटीन के माध्यम से, जिस प्रोटीन का नाम अल्टीमेटली ग्लाइको प्रोटीन होता है। और इस बात की खोज सबसे पहले जो की थी कि हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा, वो खोज की थी 1902 में लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने ही पहली बार बताया कि हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जो ये व्यक्ति थे लैंडस्टीनर ने पहली बार बताया कि हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक ब्लड ग्रुप होता है। इन्होंने बताया कुछ थ्योरीज के माध्यम से कि एक ही परिवार में पैदा होने वाले अलग अलग सदस्यों का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है। ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझाया है कि इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। और प्रोटीन का की भी जो हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन का मतलब है यहाँ पर समझने का कि जैसे सिंपली समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक कोई अंडा खाया किसी व्यक्ति ने, तो उससे प्रोटीन हो सकता है कि हमें जो है 20 मिलीग्राम के आसपास मिल जाए। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने इतना बड़ा ही कोई जो है पनीर का टुकड़ा खाया, तो हो सकता है कि उसको 15 ग्राम मिल रहा हो। और इसी प्रकार से किसी ने इतनी मात्रा में दाल अगर खा ली है, तो जाहिर सी बात है उसे हो सकता है कि 5 मिलीग्राम प्रोटीन के आसपास मिल रहा हो। तो क्या होता है कि प्रोटीन में वेरिएशन होता है कि जब हम अलग अलग टाइप से फूड को खाते हैं, तो हर एक फूड की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना प्रोटीन हमें दे सकता है। तो यही प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप्स के लिए भी। जैसे जैसे लैंडस्टीनर ने जो बताया उसको हम देखते हैं इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पर, और एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस प्रकार से काम करता है, या उसमें प्रोटीन का जो क्वांटिटी है एक प्रकार से वो कितनी ज़्यादा होती है। जिस ब्लड ग्रुप में प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ उतनी ही सक्षम होती है, उतनी ही क्या होती है? मैच्योर होती है। यानी कि जिस ब्लड में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है, वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उतना ही मजबूत माना जाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग बनती हैं वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल में समझते हैं हम कि कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ रक्त समूह हैं, जैसे कि हमने पढ़े हैं अभी तक। जैसे कि ए होता है एक ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप बी होता है, एक ओ होता है और एक ए बी होता है।
अगर हम इनकी सभी की बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में, अपने देश के रेफरेंस में, तो जनरली जो वर्ल्ड की अधिकांश जनसंख्या है उसमें ये 4 ब्लड ग्रुप ही पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक जो रिसर्च हुई है, अभी तक कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ब्लड ग्रुप 42 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 42 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को। इनमें होता क्या है कि इन ब्लड ग्रुप्स में भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है कुछ। उन विशेषताओं के कारण ही ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनके भी सब डिविजन्स होते हैं, इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक का ए नेगेटिव है, इस टाइप के भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर ब्लड ग्रुप ए बी ओ भी होता है, ए ओ भी होता है, बी ओ भी होता है। तो ये कई सारे ब्लड ग्रुप्स जब हम इनको एक साथ देखते हैं तो ये लगभग 42 के आसपास में निकलते हैं, 42 से ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी भी चूँकि लगातार रिसर्च चल रही है 1902 से लेकर के अभी तक, जैसे 125 साल के आसपास होने को जा रहे हैं, तो हमने लगभग 42 ब्लड ग्रुप्स की खोज कर ली है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपको सिर्फ ये 4 ब्लड ग्रुप से ही संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज़। जब भी हम पढ़ते हैं एंटीजन को तो हम साथ साथ में समझते हैं वहाँ पर एंटीबॉडीज़ को भी। देखिए जो एंटीबॉडीज़ होती है और जो ये एंटीजन होता है, इनको दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पाया जाता है आरबीसी में। ये और ये वाला जो होता है, ये होता है कहीं ना कहीं प्लाज्मा से जुड़ा हुआ, या डब्ल्यूबीसी में भी जो है एंटीबॉडीज़ होती है। डब्ल्यूबीसीज भी एक प्रकार से एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं। और प्लाज्मा को हम ऑलरेडी क्लास में समझ ही चुके हैं अपनी ब्लड वाली, इससे पहली क्लास में, कि प्लाज्मा क्या क्या होता है, इनके सब के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। तो आपको बस एक छोटा सा आइडिया ध्यान रखना है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा व्यक्ति, उसका एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा, बी वाले का बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जबकि ए बी वाले का हमको पता है कि इसके पास में 2 एंटीजन हैं, एक तो ए है और साथ साथ में इसके बी भी है, 2 एंटीजन्स हैं यहाँ पर। जो एंटीबॉडीज़ होती है, इन दोनों को एक बात यहाँ पर और भी अच्छे से समझने का प्रयास करना है कि ये प्रोटीन पर डिपेंड करता है। कि प्रोटीन, जैसे हमने ग्लाइकोप्रोटीन पर के बारे में डिस्कस किया अभी, कि ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा किस वाले एंटीजन में होती है या किस वाले ब्लड ग्रुप में होती है। तो आपको ध्यान रखना कि प्रोटीन के कारण ही जो डिटर्मिनेशन होता है कि उसका एंटीजन कितना स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी एंटीबॉडीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग होगी या कितनी वीक होगी, इन चीज़ों पर। अब जैसे आपको बेसिक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ के जस्ट अपोजिट होता है नंबर्स में। जो हमने नंबर्स वगैरह जो इनको समझने के लिए यहाँ पर ईजाद किए हैं, जैसे ये एंटीबॉडीज़ ए है, यहाँ का एंटीजन ए है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन ए ना होकर के यहाँ पर बी है, वो भी स्मॉल लेटर में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज़ जस्ट अगेंस्ट है इसके, यानी कि ये ए है तो ये बी होगी, और ये बी भी होगी स्मॉल लेटर में। जबकि एंटीजन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये बी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए, वो भी स्मॉल लेटर वाला। जैसे कि यहाँ पर एंटीजन की बात करते हैं, यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन इसके पास में एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं, ए भी होती हैं और बी भी होती है। और जैसे कि ये है यहाँ पर ए बी दोनों एंटीजन से, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है। अब होता क्या है समझने का प्रयास अगर हम करते हैं यहाँ पर, कि कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उस व्यक्ति को अगर हम जो है ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति का दे जिसका ब्लड ग्रुप बी था, तो बी वाले की जो होगी, बी वाले की जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, ए हो जाती है। या इसको दूसरे तरीके से समझिए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है लेकिन एंटीबॉडी उसकी कौन सी है, वो उसकी यहाँ पर आ गई, ये बी वाली। तो जैसे कि ये 2 केसेस यहाँ पर बनते हैं, तो इससे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। इसको हम क्या कहेंगे, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब होता है कि जो वेन्स होती हैं, वेन्स बॉडी की जो वेन्स होंगी, उन वेन्स में जो ब्लड होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, वहाँ पर जम जाएगा। जम जाने का मतलब है कि वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देगा एक प्रकार से। और अगर ब्लॉक कर देगा वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। कार्डियक अरेस्ट को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं हार्ट फेल कर जाना। और हार्ट फेल अगर कर जाएगा तो अल्टीमेटली व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए होता क्या है कि जब भी ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप हम दे रहे हैं या ब्लड हम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं,
उस व्यक्ति के शरीर का एंटीजन क्या है और उसकी एंटीबॉडीज़ क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसीलिए हम सेम एंटीबॉडीज़ वाला ब्लड ग्रुप जो होता है, जैसे कि एंटीबॉडी सेम का मतलब है यहाँ पर कि ये अपोजिट वाला जो है ना, ये ए का ये और बी का ये, तो जब ऐसा ब्लड ग्रुप हम किसी को देते हैं या ऐसा रक्त किसी व्यक्ति को दान किया जाता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, अपोजिट होता है, तो वो व्यक्ति जो है उसमें मर सकता है अल्टीमेटली। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जैसे कि होता क्या है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में हम एंटीबॉडीज़ को मान करके चलते हैं जब भी बात होती है रक्त के दान करने की, ब्लड के डोनेशन की जब बात होती है। तो जैसे होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, अब ओ के पास में दोनों के दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती है, इसके पास में ए भी है, इसके पास में बी भी है। तो अगर हम देखें कि ब्लड ग्रुप ओ वाले का हमने ए को अगर रक्तदान कर दिया, तो ए के पास में कौन सी है, बी है, तो बी इसके पास भी है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को रक्तदान कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। ये ओ वाला व्यक्ति क्या बी को कर सकता है, तो ये बी को भी कर सकता है, क्योंकि बी की एंटीबॉडी ए है और वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता जिसको कह देते हैं, सभी को ही ब्लड ये दे सकता है। बात करते हैं अगर ए बी की, तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी में चूंकि कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ए बी होता है इसको हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, सॉरी मतलब ए बी का जो ब्लड है वो हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते, जबकि ए बी के पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए इसका दूसरे के साथ में एग्लूटिनेशन का होने का सिस्टम होगा ही नहीं। यही वजह है कि ए बी जो होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से, इन वाले से, ऊपर वालों से ब्लड को ले सकता है, यानी कि इसको रक्तदान अगर कोई करता है तो ये उसके रक्त को इसकी बॉडी क्या कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है आराम से, उसके साथ में एडेप्ट कर सकती है। इसलिए हम इसको कह देते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब है कि सर्वग्राही, इसको हम कहेंगे सर्वदाता, जबकि इसको हम कह देंगे सर्वग्राही, यानी कि ये सभी को दान कर सकता है ये, और ये सबसे ग्रहण कर सकता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये वाले टेबल आए हुए ठीक ठाक। दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान रखने की है, अगर हम बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया के रेफरेंस में जो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं इनकी पॉपुलेशन लगभग 23.5% के आसपास में है, जिनका ब्लड ग्रुप ए के आसपास में है, यानी कि 1/4 लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। अब वो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, उस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग फैक्टर बनता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं बी की, तो बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा मिलता है हमारे देश में। हमारे देश में एक सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर इस बात का पता किया गया कि लगभग इतना जो ब्लड ग्रुप है, जैसे 34.5% ब्लड ग्रुप जो होता है ये बी वाला होता है, और लगभग सेम इतना ही होता है ओ वाला भी, 34.5% के आसपास। तो हमारे जो देश है, हमारे देश में सबसे कम जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो कौन से हैं, 7.5% के आसपास बच जाएगा, वो ए बी हैं। तो ध्यान रखना है कि हमारे देश में बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, फिर तीसरी पोजीशन पे ए वाले, और जो सबसे कम मिलते हैं वो कौन से होते हैं, ए बी वाले होते हैं। जैसे कि मेरा खुद का ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव है, तो मैं भी बहुत कम लोगों की श्रेणी में हूँ अपने देश में। ब्लड ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। ये कई बार पेपरों में आता है, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, मैं जब क्लास में कोई भी टॉपिक यहाँ पे करवा रहा होता हूँ तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो तो कम से कम कवर हो ही जाए यहाँ से। बाकी की प्रैक्टिस सेट है ही हैं, तो जब आप इस वीडियो को जैसे देखते हैं तो अगर आप साथ ही साथ में नोट्स बना रहे हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको साथ ही साथ ये पता चलता जा रहा होगा कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं उन चीज़ों से। तो ऐसे ही ब्लड में नेक्स्ट बढ़ते हुए हम देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर जो होता है ये शब्द कहाँ से आया है, RH, इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले, बाद में ये अपने आप समझ में आ जाएगा हमें। तो RH शब्द जो आया है वो आया है रीसस नाम के मंकी से। मंकी का मतलब एक बंदर है, आपको पता है। और जब हम बात करते हैं इस बंदर की जो कैटेगरी होती है, जो क्लास होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। ये हमने अपनी पहली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है सही से। तो प्राइमेट्स ऐसे प्राणी होते हैं जो बंदरों के जैसे दिखते हैं, उनमें मानव भी शामिल है, उनमें मानव भी शामिल होता है।
तो जो ये RH फैक्टर होता है एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से प्रोटीन ही होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो ब्लड में पाया जाता है अलग अलग व्यक्तियों के। जिस व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर है, यानी कि RH प्रोटीन ये वाला होगा जिसमें, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं RH पॉजिटिव। और जिस व्यक्ति में RH प्रोटीन नहीं पाया जाता है उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में समझेंगे हम। मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मेरा ब्लड ग्रुप AB है, और साथ ही साथ में मेरे ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर भी मौजूद है, यानी कि इस प्रकार का प्रोटीन भी मौजूद है। तो अगर ऐसा है तो मेरा ब्लड ग्रुप माना जाएगा AB पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है AB तो है लेकिन उसमें RH फैक्टर नहीं है, यानी कि माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB नेगेटिव हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक ये भी बात पता की गई है कि लगभग जो हमारा देश है, जैसे हमारे देश इंडिया में बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया में 97% पीपल ऐसे होते हैं कि जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है, जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की 97% पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होगा। A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, O पॉजिटिव हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है। आपने बहुत रेयर ही सुना होगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है या O नेगेटिव है, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद मात्र 3% है जिनमें RH फैक्टर इंडिया में नहीं पाया जाता है। और जनरली अगर हम विश्व की बात करें तो वर्ल्ड में भी ये लगभग आंकड़ा 94% के आसपास है जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है या RH प्रोटीन पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा RH फैक्टर के बारे में भी। अब एक बात यहाँ पर और जो समझने की वो ये है कि एक व्यक्ति अगर मान लेते हैं RH पॉजिटिव है और दूसरा व्यक्ति जिसको हमने ब्लड ग्रुप दिया है वो RH नेगेटिव है, मान लेते हैं कि इसने इसको क्या किया, इसको ब्लड को डोनेट कर दिया, तो दोनों के दोनों में फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा जिसको हम बोल देते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। अब ये एग्लूटिनेशन जो है इसका मतलब है कि वेन्स में जाकर के जो ब्लड होता है उसका जम जाना। एक प्रकार से यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग बहुत फास्टर होती है, और उस ब्लड क्लोटिंग के समय जो है हिपेरिन भी सही से काम नहीं कर पाता, और हिपेरिन के सही से काम ना कर पाने के कारण ब्लड का क्लोट वेन्स के अंदर ही बन जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि हार्ट फेल कर जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति मर जाता है। तो इसीलिए जिनमें भी जो दो व्यक्ति होंगे, अगर हमको उनमें ब्लड का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है एक दूसरे से एक दूसरे में, तो हमें ये बात भी वहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। उसी प्रकार से जैसे कि हम वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का ध्यान रख रहे थे कि B है कि A है, उसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है RH फैक्टर के बारे में भी कि RH फैक्टर दोनों में सेम हो, तभी ब्लड को क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और ये व्यक्ति है फादर, और एक है मदर जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। इन दोनों की शादी हुई, शादी के बाद में होगा क्या कि फिर प्रेगनेंसी का समय आएगा, और इस प्रेगनेंसी के समय में जनरली होता क्या है कि जो बच्चा होगा यानी कि एम्ब्रायो होगा, जिसको हम कह देंगे एम्ब्रायो, यानी कि भ्रूणावस्था के दौरान जो एम्ब्रायो होगा, एम्ब्रायो में होगा क्या कि वो बोर्न होने से पहले पहले ही क्या हो जाता है, वो मर जाता है। जो ये बीमारी है इसको हम बोलते हैं इरीथ्रोब्लास्टिक फोइटेलिस। इस बीमारी का नाम क्या है, इरीथ्रोब्लास्टिक फोइटेलिस। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नाम से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर है क्या, RBC। इरिथ्रोसाइट्स हम किसको बोलते हैं, RBC को बोलते हैं। तो RBC जो होती है ये क्या होती है कि ये बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय मोर रैपिडली, यानी कि जो होती हैं RBCs, और RBC भी कहाँ पर, जो बच्चा होता है जो गर्भावस्था के दौरान यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भ्रूण अवस्था में होता है
उस बच्चे के अंदर जो बनने वाली आरबीसीज होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ में क्या होने लगती है, बहुत तेज़ी के साथ में वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। आरबीसी का संबंध आपको पता है ब्लड से है। तो जब आरबीसी ब्लड में नहीं बन पाएगी सही प्रकार से, और जो बन रही है वो भी बहुत तेज़ी के साथ में क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली बच्चा क्या हो जाता है, वो मर जाता है, पेट में ही माता के वो मर जाता है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो सकती है उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि माता है, माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ था यहाँ पर। और जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो आप समझ रहे होंगे, जो भ्रूण है माता के गर्भ में है जो बच्चा, उसका RH पॉजिटिव है। हो सकता है कि इसका RH पॉजिटिव इसके फादर की वजह से हुआ हो। तो जो RH पॉजिटिव है यहाँ पर RH नेगेटिव है, दोनों दोनों अगेंस्ट होंगे, और अगेंस्ट अगर हो जाएंगे तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, वो मारा जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इरिथ्रोप्लास्टिक पोइटेलिस। वही सेम बात जो पहले हमने पढ़ी है यहाँ पर, समझिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि RH फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ग्रुप्स के मेजरमेंट में, और इस बात को देखने में कि किस व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसमिशन किया जाना चाहिए, किस में नहीं। तो जो भी लोग जैसे ब्लड डोनेट वगैरह करने हम जाते हैं तो इन कुछ बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इन पर पहले ध्यान दिया जाता है, उसके बाद में ही किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर डोनेट किया जा सकता है। जो ये RH फैक्टर होता है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि RH फैक्टर का सबसे पहली बार पता किसने लगाया। तो जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं कि लैंडस्टीनर साहब तो थे ही थे, जिन्होंने पूरे पूरे ब्लड ग्रुप का ही पता लगाया। बाद में फिर ये वो रिसर्च करते रहे इस पर। इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था वीनर, इनका नाम था वीनर। तो RH फैक्टर की जो खोज की, जो डिस्कवरी की इसकी, वो किसने की, वो दो व्यक्तियों ने की, लैंडस्टीनर ने और वीनर ने। जनरली आपको एग्जाम्पल में वहाँ पर वीनर शब्द ज़्यादा दिखाई पड़ता है जब बात होती है सिर्फ और सिर्फ RH फैक्टर की। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब बात हो रही है स्पेशली RH फैक्टर की, तो वीनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको लैंडस्टीनर के जो है कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। एक कॉमन सी बात और थी जो पिछली वाली क्लास में छूट गई थी हमारी, उसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। लिम्फ, एक शब्द होता है लिम्फ जिसको हम कहते हैं लसिका। ये जो लसिका है आपने कई बार देखा भी होगा, बायोलॉजी में सुना होगा इसके बारे में। तो यहाँ से जो है 2-3 टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, वो यही बन सकते हैं, और उनको मैं आपको फटाफट यहीं पर ही बता देता हूँ कि लिम्फ सबसे पहली बात तो क्या है। तो लिम्फ को हम बोल सकते हैं कि एक लाइट येलो फ्लूइड होता है, यानी कि यह एक हल्का पीला तरल होता है, हल्का पीला तरल होता है। ये जो हल्का पीला तरल होता है ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के साथ में मिक्सअप होकर के पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट जो सिचुएशन की बात करें कि ये जनरली हमें अगर ढूंढना हो तो ब्लड में कहाँ पर मिलता है, या स्पेशली ब्लड में तो ये होता ही है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड की जब सप्लाई होती है तो साथ साथ में ये भी वहाँ पर बहता है ब्लड के साथ साथ। और ये हमारी जो बॉडी होती है, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि जो बॉडी होती है हमारी, बॉडी को क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किससे, बीमारियों से। तो इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। तो जो ये बीमारियां होती हैं, बीमारियों से चूँकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक प्रकार से हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ये। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले WBC के बारे में भी, कि WBC भी क्या करता है, हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई इस प्रकार का कि जो नुकसानदायक बैक्टीरिया हो या विषाणु हो या प्रोटोजोआ टाइप हो, तो अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने में हेल्प करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम के यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि WBC होता है, जैसे कि लिम्फ होता है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो भी क्या करते हैं, जो बॉडी की हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो है ये जो लिम्फ है, लिम्फ भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है इम्यून सिस्टम का। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो होगा ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये पाया जाता है बिटवीन सेल एंड टिश्यूज। यह कोशिका और ऊतक के मध्य पाया जाता है।
अब ये कोशिका और ऊतक क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जैसे कि मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मान लीजिए कि ये कोई सेल है और आपको पता है कि जब एक से अधिक सेल मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि क्या बनता है, टिश्यू बनता है। इससे क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। तो जो ये सेल है और ये टिश्यू है, इनके बीच का जो ये हिस्सा है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में अवस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं लसिका, यानी कि लिम्फ जिसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लिम्फ कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूइड टाइप का है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो WBCs होती हैं, जो ब्लड में पाए जाने वाली क्या होती हैं, WBCs, उनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है लिम्फ से। इसीलिए जैसे पिछली क्लास में हमने समझा था, तो इसीलिए WBCs को हम लिम्फोसाइट भी कह देते हैं कभी कभी। लिम्फोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये WBC जो होती है ये क्या होते हैं, फाउंड इन लिम्फ, यानी कि ये लसिका में पाए जाते हैं। WBC लसिका में पाए जाते हैं। अब जब WBC लसिका में पाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इम्यून सिस्टम का कार्य करेगी ये। तो इसीलिए जो है ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ब्लड के इम्यून सिस्टम का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक प्रमुख होता है कि एक हेडिंग है, उसको लिखेंगे हम ऐसे कि ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम पूरा, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि बच्चों में रक्त समूह का निर्धारण, बच्चों में रक्त समूह का निर्धारण। तो क्या होता है कि माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप होता है, जो रक्त समूह होता है, वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है कि उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जैसे एक छोटे से टेबल बना लेते हैं यहाँ पर कि एक तरफ है पेरेंट्स, पेरेंट्स में यहाँ पर भाई मदर भी होगी, साथ साथ में यहाँ पर फादर भी होंगे। तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है, उसी से ही डिपेंड जो होगा वो होगा कि जो बच्चे होंगे, बच्चों में यानी कि एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, यानी कि जो माता पिता का ब्लड ग्रुप होता है उसी से ही निर्धारण होता है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे मैं कॉमन आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसको कॉमनली हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप भी ए है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है। तो आपको कुछ बातें यहाँ पर बस क्या तो इसको समझ सकते हैं कि रटना तो नहीं है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दोनों के दोनों जो एंटीजेंस है ब्लड ग्रुप के, वो क्या है, दोनों सेम है। और दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर अगले वाले के एंटीजन सेम होना ही होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर एक तो ये होगा ही होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब दोनों के दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर O जरूर बनेगा। जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर B/B है मान लीजिए, तो B तो यहाँ पर होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर 0 हो जाएगा या O हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या था, एंटीजन दोनों के सेम थे। अब दोनों के एंटीजेंस अगर सेम है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये एंटीजेंस जो होते हैं कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ पर एंटीजन बचता ही नहीं। तो जब एंटीजन जहाँ पर नहीं बचता, जैसे हमने पिछले टेबल पढ़ी थी, तो एंटीजन अगर नहीं बचता है तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाता है, O आ जाता है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण और यहाँ पर जो है देखने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि A/B हमने कर दिया यहाँ पर, A/B। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये भी होगा ये भी होगा, ये दोनों तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। जहाँ जहाँ पर भी A और B का रिएक्शन होगा आपस में, वहाँ पर AB भी जरूर बनेगा एंटीजन। नेक्स्ट वाले उसमें A और B दोनों एंटीजन्स होंगे होंगे। और चूंकि यहाँ पर कोई तीसरा ऐसा नहीं है कि जैसे A के साथ में AB है या B के साथ में AB है, इसलिए यहाँ पर O भी बनता ही बनता है। ये थोड़ा सा आपको अगर ये तीनों की तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट वाली सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। दोबारा फिर समझते हैं कि जहाँ पर दोनों सिमिलर एंटीजेंस है वहाँ पर क्या तो नेक्स्ट एंटीजन भी बच्चों में वही होगा। वो अगर ना हुआ तो दोनों के दोनों नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के एंटीजन कोलैप्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर एंटीजन बचेगा ही नहीं और उसके कारण क्या हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इसी प्रकार से B/B में भी मामला वही है। बात करें अगर AB की, तो आपको ध्यान रखना है कि AB में 3 तो बनेंगे ही बनेंगे। कौन कौन से, A, B और AB। O जो होता है ये O यहाँ पर क्यों बनता है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे हम कि जब नेक्स्ट जनरेशन में
ब्लड जो बच्चे होंगे, जब उसमें जो ब्लड का ऐसे जैसे माता पिता है, तो इनके जो एंटीजेंस होते हैं आपस में, ये एंटीजेंस क्या होते हैं कि कभी कभी आगे जा कर के आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स का मतलब है कि जैसे कि अगर ए और बी दोनों हो गए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एंटीबॉडीज़ तो बचेगी नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दोनों के कोलैप्स हो जाने के कारण वहाँ पर अल्टीमेटली एंटीजेंस बचते ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर ओ आ जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं समझना, बस इसको थोड़ा सा एक बार, एक या दो बार आप देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर ए की ए बी के साथ में हो जाए, यानी कि माता का या पिता का ए है या दूसरे पार्टनर का ए बी है, तो आगे की जो जनरेशन होगी उसमें ए बी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा यहाँ पर। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों का रिएक्शन उस टाइप से होगा कि यहाँ पर तीनों के बनने की संभावना हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए बी है, तो भी यहाँ पर आगे सेम ब्लड ग्रुप्स ए बी बनेगा, बी बी और ए बी भी। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि अगर माता पिता में ब्लड ग्रुप ए और ए है दोनों में, तो उनके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बता रहा हूँ, सॉरी, एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों में वो ए और ओ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बी और ए बी तो होगा ही नहीं, ये बातें भी साथ साथ में समझते हुए चलना है। यहाँ पर ना ए है इस वाले में, ना ही यहाँ पर ए बी है, ये दोनों नहीं है। यहाँ पर तो लगभग सारे बनने हैं, तो इसलिए जो है ए और बी जो होगा इसमें बच्चे में कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं होगा जो हो ही नहीं सकता। कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है इनकी जनरेशन में अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि ए बी है और ए है, तो यहाँ पर ये सभी बनने, यानी कि यहाँ पर ओ नहीं बना और यहाँ पर भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बना है। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आएगा अच्छे प्रकार से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और इसको और समझते हैं। जैसे इसके बाद में जो ब्लड ग्रुप बचता है वो है जैसे ए बी इंटू ए बी है, ए बी इंटू ए बी। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ए बी आ जाएगा ना कहीं पर, तो समझना कि ए और बी तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में चूंकि ए बी है दोनों दोनों, तो यहाँ पर ए बी भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं बनता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर याद रखने की। फिर हम देखते हैं ओ का कंपेरिजन। ओ को सबसे पहले हम देखते हैं ओ के साथ में। तो जो ओ होगा, अगर माता का भी ओ है पिता का भी ओ है, तो बच्चों में सिर्फ ओ ही बनने के चांसेस होंगे, ना तो वहाँ पर ए बनेगा, ना वहाँ पर बी बनेगा, ना ही वहाँ पर ए बी होगा। तो ध्यान रखना है कि जब ओ के साथ रिएक्ट करता है तो ये सिचुएशन आती है। लेकिन अगर ओ की जगह ए के साथ में या ओ ए की जगह बी के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो क्या सिचुएशन बनेगी, यानी कि ब्लड ग्रुप बच्चों में क्या बनेगा। तो अगर ओ ए के साथ में है तो यहाँ पर ओ तो बनेगा ही बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि ओ तो बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ में ए के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर ओ बन जाएगा, यहाँ पर बी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो बी होगा ना यहाँ पर ए बी होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस वाले में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो ए है ना यहाँ पर ए बी है, तो ये दोनों ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। ओ ए के साथ में हो गए, बी के साथ में हो गए, एक और बचता है ओ का ए बी के साथ में, कि अगर ओ ए बी के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा एंटीजन होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ये ऐसा है कि जिसमें दोनों की दोनों एंटीबॉडीज़ होती है। तो दोनों की दोनों एंटीबॉडीज़ डिफरेंट काइंड के उसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे ओ के पास में ए भी है और बी भी है, ठीक है, इसके पास में तो कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा ओ ए बी के साथ में, तो क्या तो बनेगा बी, क्या तो बनेगा यहाँ पर बी। क्योंकि क्या होगा कि जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ये, तो होता क्या है कि जो बच्चों में जनरेशन में होगा उसमें एंटीजन एक ही पहुँचेगा यहाँ से, क्या तो उसमें पहुँचेगा ए एंटीजन। अगर ए एंटीबॉडीज़ अगर उसमें पहुँची है तो उसका एंटीजन बी हो जाता है, और अगर वहाँ पर बी एंटीबॉडी पहुँच रही है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में अगर ए बी के साथ में रिएक्ट हो रहा है ब्लड, तो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों एंटीबॉडीज़ एक साथ में नहीं आ पाती, और यही वजह है कि यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनता है। ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर नहीं बनेगा। और साथ ही साथ में ए बी को आगे फर्दर और जो है बच्चों में एक्सपेक्ट जैसे हम करते हैं, तो ए बी को आगे की जनरेशन में, नेक्स्ट वाली जनरेशन में ए बी के साथ में चूँकि रिएक्शन नहीं हो रहा है किसका, ना तो ए का हो रहा है ना बी का हो रहा है। इसको हम दोबारा फिर से समझते हैं यहाँ पर थोड़ा, कि जैसे ए है
जब मैंने बताया था आपको पिछले वाले उसमें, या बी है, ए बी है, तो इन दोनों सिचुएशन में या ए इंटू बी अगर होता है, इन तीनों सिचुएशन में ही सिचुएशन बनती है कि ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। जबकि अगर ओ रिएक्ट करता है किसी के भी साथ में, आप चाहे इसको कहीं पर भी देख लोगे, अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी नहीं बनता है वहाँ पर। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये ओ है दोनों सेम, तो यहाँ पर ओ ही बनेगा, बाकी के नहीं बनेंगे। ओ ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ बन सकता है या ए बन सकता है, बाकी के नहीं बनेंगे। यहाँ पर ओ बन सकता है, बी बन सकता है, बाकी के नहीं बनेंगे। जब ओ ए बी के साथ में रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखना है कि ना तो ओ ही बनेगा खुद में और ना ही ए बी बनेगा, तो इनसे डिफरेंट बनेगा। वो कौन कौन से, बी है और ए है। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप इस प्रकार से है तो बच्चों में एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास इतने ही। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे और भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों।